सबको स्क्रीन शेयर्ड है, वॉइस आ रही है क्लियरली? एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ लिया था 2 पॉइंट फॉर्म तक पढ़ लिया था ना, 3 फॉर्म पढ़ ली थी। अभी नेक्स्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है? टेस्ट में आएगा ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ। तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ ली थी, विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो हमने ये पढ़ लिया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, जो क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट फॉर्म, is y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x। ये 2 पॉइंट फॉर्म थी, ठीक है? तो ये 3 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारी फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट आपको मैंने बताया था कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पे आपका जो लाइन है वो एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो वो ओरिजिन से वो वाला डिस्टेंस होगा, उसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते थे। सिमिलरली जहां पे हमारी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है उसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते थे। ठीक है, तो अब मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है लाइन की। तो मान लो ये जैसे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है। तो हमारी जो लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर वो a कॉमा जीरो से पास कर रही है, सो एक्स इंटरसेप्ट इज a एक्चुअली, ठीक है? और यहाँ पे वो 0 कॉमा बी पे कट कर रही है, तो y इंटरसेप्ट जो है वो b के बराबर है। तो x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। तो मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आपको 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है? आप स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप यूज कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है लाइन में ये ओरिजिन नहीं आएगा। लाइन पे कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, a0 और 0b लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को यूज करके ही बनानी है, ठीक है? तो मैं बनाता हूँ अभी, देखो। तो मैंने क्या किया इसमें, y पहले स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है? तो स्लोप जो आएगी वो नीचे को जा रहा है ना ये लाइन, तो स्लोप क्या आएगी, b माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए, पता है ना सबको, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, है ना? तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाई ए आ जाएगी। तो स्लोप माइनस बी बाई आ गई, कोई भी पॉइंट एक यूज कर लो। तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए वाई माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है? तो जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। तो अब ए बी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाती है, और ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जैसे x बाई ए है, तो a जो आ रहा है वो x इंटरसेप्ट है, ठीक है? b जो आ रहा है वो y इंटरसेप्ट है। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू वन जो आएगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इजिकल टू वन। एक मिनट में दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो दोबारा से सुनो, मैं यहाँ पे बता रहा था, ये हमने क्या क्या स्लोप निकाल ली इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पहले स्लोप निकाल लिया, ठीक है? पॉइंट पता है, a जीरो यूज कर लो चाहे 0b यूज कर लो। तो y माइनस जीरो इजिकल टू माइनस बी बाई ए टाइम्स ऑफ x माइनस ए कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बन गई ए वाई प्लस बी एक्स इजिकल टू ए बी। तो हमारे पास आ जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू वन। तो ये जो इक्वेशन है इसमें कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इजिकल टू वन। तो ये जो फॉर्म है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लाइन जो बनाना होता है ना बहुत जल्दी बन जाता है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में इससे बहुत हेल्प मिल जाती है।
ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 3x + 2y = 6, ये मेरी लाइन की इक्वेशन है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड कर दिया तो x/2 + y/3 = 1, ये बन गया। x/2 + y/3 = 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। तो ये 0,3 से पास करेगा ना, और ये 2,0 से पास करेगा। तो x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये लाइन हम बहुत इजीली ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। मान लो हमारे पास लाइन होती है 3x - 2y = 6। तो इसको मैं क्या लिख देता, x/2 - y/3 = 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x/2 + y/-3 डिनोमिनेटर में = 1। इसका मतलब हो गया कि जो आपका x इंटरसेप्ट आ रहा है वो तो 2 आ रहा है, बट जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो -3 आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो ये लाइन ऐसी बनेगी, 3x - 2y = 6। समझ आ गया सबको? यहाँ तक बताओ, सब समझ आ गया जो मैंने बताया? इंटरसेप्ट फॉर्म समझ आ गई? तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है। इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव ही होना जरूरी है। तो वो आपको इक्वेशन देख के इस फॉर्मेट में लिख के डायरेक्टली समझ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, नॉर्मल फॉर्म समझना आप ध्यान से। तो नॉर्मल फॉर्म का डायग्राम कुछ इस टाइप का रहता है, एक्स वाई, और एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन ही हमें निकालनी है। ठीक है। गिवन क्या है इसमें? तो बेसिकली ऐसा है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसको वर्डिंग में लिख देता हूँ, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose perpendicular distance from origin, whose perpendicular distance from origin is p, and perpendicular is making an angle alpha with positive x-axis। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब मेरे को लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है सच दैट जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, वो इसके ऊपर क्या बना रहा है, उसकी लेंथ p है, और वो जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। बात समझ आ गई? So to find the equation of a line L such that the length of perpendicular from origin is P and P is making an angle alpha with positive x-axis। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा a, 0 पॉइंट है। तो ये वाली लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, a यूनिट आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 0, b। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। मैंने a0 और 0b क्यों माना, क्योंकि उससे मैं इक्वेशन लिखना मेरे लिए बहुत आसान है। तो अब बताओ, इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरली पता चला होगा a cos अल्फा p के बराबर है। पता चल रहा है? देखो, हमारी जो इक्वेशन आनी चाहिए ए पी में नहीं आनी चाहिए, अल्फा और पी में आनी चाहिए, क्योंकि गिवन क्वेश्चन में अल्फा और पी तो है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा और पी तो गिवन है ना। तो आपकी क्वेश्चन अल्फा और पी वाली फॉर्मेट में आनी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, a cos अल्फा इज p। अच्छा, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, अगेन दिस विल बी अल्फा। अल्फा 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये 90 है यहाँ पे। तो b cos अल्फा उधर को जाएगा, b sin अल्फा b के बराबर है। तो b sin अल्फा इज अगेन इक्वल टू p। अब जो मेरी लाइन की क्वेश्चन है वो है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ये क्यों है? क्योंकि मैंने मान लिया भाई साहब कि x इंटरसेप्ट a यूनिट है, y इंटरसेप्ट b यूनिट है। अब a जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, p बाय cos अल्फा। b जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, p बाय sin अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू 1।
तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये क्वेश्चन बन गई, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, नॉर्मल फॉर्म में पी हमेशा पॉजिटिव होता है, पी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मान लो पी के साथ नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में भेज के आपको उसको एंगल में भेजना पड़ेगा। एंगल उसमें एंगल से पता चल जाएगा ना कि भाई वो एंगल जो है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज बन रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंड सो ऑन। बताओ भाई, ये बात समझ आई कि ये क्वेश्चन कैसे निकाली? तो अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है और ये पता है कि वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, तो आपको लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, मान लो एक लाइन है मेरे पास जो दो पॉइंट से पास कर रही है, टू पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इसलिए हम उनको पढ़ते हैं एक्स टू कॉमा वाई टू। तो ये जो लाइन है ये एक्स वन वाई वन से पास कर रही है और एक्स टू कॉमा वाई टू से भी पास कर रही है, तो लोकस वाले पॉइंट को मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिया। ठीक है, तो इस लाइन की क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखना सब लोग। एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ये बताओ, ये लाइन की क्वेश्चन कैसे देगा? ये कैसे लिख दिया मैंने? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो, हाँ। ये तीनों पॉइंट जो लीनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो करोगे तो आ जाएगा ना। अब इसमें क्या होगा, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन तो आएगी, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन तो आएगी। देखो ये ध्यान रखो कि एक्स और वाई की अगर लीनियर इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। एक्स और वाई की अगर लीनियर इक्वेशन है वो पक्का से स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। अच्छा, तो अब हमारी ये सारी फॉर्म्स हो गई हैं, एक फॉर्म बची है हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़े टाइम की बात करेंगे ताकि आपको ना पहले बेसिक फॉर्म्स के क्वेश्चंस करने आ जाए, फिर उस पर जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरी एक पैरामीट्रिक फॉर्म बची है, मेरे को ध्यान में है, आप भी ध्यान में रखना है, एक फॉर्म हमारी बची हुई है। अब आते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पे, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब होगा क्या, प्रॉब्लम करते समय ना, अब अगर हम बार बार फॉर्म पे जा रहे हैं या एक को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, वो हमारा टाइम कंज्यूम करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब जितनी भी सारी फॉर्म्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मान लेंगे कि भाई इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी को मान के उसी के लिए सारे रिजल्ट्स हम याद करेंगे। तो वो सारे रिजल्ट्स अब मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? तो क्या होगा, मतलब ऐसा होगा ना कि जैसे मान लो कोई एक बच्चा है वो स्लोप इंटरसेप्ट में करे जा रहा है क्वेश्चन को, एक बच्चा वो पॉइंट स्लोप में करे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जनरल स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिख देंगे, तो वो उसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ कर्व। तो जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ेंगे हम, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी पढ़ेंगे, तो हर किसी की एक जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन में हमारा कंसर्न क्या रहता है कि हम उसको सिंपल से सिंपल फॉर्मेट में लेके आए, तो जो हम इक्वेशन ध्यान में रखते हैं उसमें हम पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं लेते, उसमें पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जैसे एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो सर्कल की होती है, तो उसमें हम सारी टर्म्स को पॉजिटिव लेके चलते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक में नहीं करते हैं, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, आपने क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन मानी हुई है, वो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन आपने मानी हुई है, उसके लिए आप सारे रिजल्ट्स याद कर लेते हो। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। माइक बंद रखा करो बेटा, किसी को भी अगर कॉल या मैसेज आ जाता है वो दोबारा से अपने माइक को बंद करता है, उसमें ऑन हो जाता है। अच्छा, आप देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज
equation of straight line is always linear in always linear in x, y. ठीक है, ये आप समझ आ गया सबको। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। वेट फॉर अ मिनट बच्चों। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज दी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहले कि भाई मेरे को स्लोप निकालना आना चाहिए कि भाई इसका स्लोप क्या होगा। सो स्लोप इज माइनस a बाई बी, विच इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप माइनस ए बाई बी याद रखना है। मतलब अब देखो आपको क्या करना है, जो मैं आप बता रहा हूँ ना रिजल्ट, ये याद रखना है कि भाई इक्वेशन देखिए डायरेक्ट आपको स्लोप पता चल गया, बैठ के हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बैठ के उसको कंपेयर कर रहे हैं, उससे हमारा टाइम खराब होगा। हमें क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। वो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट्स आप याद रखते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी रिजल्ट्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये सबको समझ आ गया स्लोप माइनस ए बाई बी कैसे लिखा, ये डिराइव कैसे होगा स्लोप माइनस ए बाई बी, ये बताओ। कंपेयर कर सकते हो आप, कंपेयर कर सकते हो किसी भी y इक्वल टू mx प्लस सी वाले फॉर्मेट के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो कंपेयर करते हैं तो बी वाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी। वाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये वाला जो पार्ट है ये y इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना, तो स्लोप किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ए बाई बी। ऑब्वियसली यू कैन डिफरेंशिएट ऑल्सो, a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। पता है ना डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इस टर्म को डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड। तो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1, b टाइम्स ऑफ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस 0। तो dy बाई डी एक्स जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस a बाई बी के बराबर आ रहा है। so dy बाई डी एक्स इज माइनस a बाई बी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला स्लोप तो आपको समझ आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इक्वेशन देगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको इक्वेशन दी 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो आपको डायरेक्ट देखते ही समझ आना चाहिए इसकी स्लोप है माइनस 3/4। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने आपको इक्वेशन दी y इज इक्वल टू 3, इसकी स्लोप क्या होगी बताओ एक बार, y इज इक्वल टू 3 की स्लोप क्या होगी, 0 होगी। स्लोप क्या होती है, x का कोएफिशिएंट होता है ना, तो x का कोएफिशिएंट 0 है, 0/1 तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट होता है। समझ गए। अच्छा ये बताओ इसकी स्लोप कितनी होगी, अगर मैंने बोला यहाँ पे x इज इक्वल टू 7, इसकी स्लोप क्या होगी, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगी या नॉट डिफाइंड होगी। अबे 7 क्यों लिख रहे हो बच्चे, मतलब मतलब क्या करते हो पता नहीं, समझ ही नहीं आता। क्या होता है, नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट तो है नहीं ना, 0 है ना, तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। समझ गए। तो स्लोप ध्यान रखोगे, स्लोप को ऐसे याद रखना है, नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y।
इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप। अच्छा, अब इसके बाद हमें आना चाहिए एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालना है और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालना है। सो हाउ टू फाइंड द इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मान लो ये क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इंटरसेप्ट अब दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, ज्यादा अच्छा तरीका बताता हूँ पहले। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करो, पुट वाई इक्वल टू जीरो। फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू जीरो। अभी भी स्क्रीन लैग है? एक मिनट रुको। अभी देखो सबको स्क्रीन आ रहा है? फिर मैंने नेटवर्क चेंज किया, होपफुली आ जाएगा। क्या अब सब लोग? हाँ ठीक है, सुनो बेटा। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू जीरो। एक्स इंटरसेप्ट वो होगा जहां पे लाइन आपकी एक्स एक्सिस को कट करेगी। वाई को जीरो पुट करोगे, जैसे आपने यहाँ पे वाई को जीरो पुट किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस सी बाई। तो एक्स इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। ये याद रखना है, जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ ना, सब ओरली याद होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस सी बाई बी। ठीक है, इसको निकालने का कोई और तरीका बताओ, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को निकालने का कोई और तरीका। बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप क्या करो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी लिख लो इसको। क्या करो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू वन। समझ आ गया? तो एक्स इंटरसेप्ट क्या, वही इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, माइनस सी बाय, वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, माइनस सी बाय बी। आगे बात समझ में आ गई कि आपको इंटरसेप्ट निकालना भी आ गया। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास एक्स वन वाई वन। यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा यूज होती है। तो मैंने पी से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, जिसको हम बोल रहे हैं पी क्यू। ठीक है, तो पी तो पॉइंट होगा, क्यू को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यू को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मेरा अब कंसर्न क्या है कि भाई मेरे को पी क्यू की लेंथ चाहिए। तो पी क्यू की जो लेंथ आती है उसका फॉर्मूला होता है, तो एक्स वन, ये जो है ना इक्वेशन, इसमें एक्स वन वाई वन पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड
अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट को इसमें पुट कर देना है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको होमवर्क में इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन जरूर करिएगा, डेरिवेशन होमवर्क है। कल मेरे को बस याद दिला देना क्लास में, तो कल हम एक बार क्लास में भी कर लेंगे। ठीक है, तो ax1 वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1 ऑन दिस लाइन। तो मान लो मेरे पास कुछ ऐसी लाइन है, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 है। इसे मान लो मैंने ये बोला कि 2,3 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर 2,3 इस लाइन पे आ रहा होगा ना, अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसको मतलब उस पे लाइक करता है। तो जैसे मान लो हम बोलते हैं y इक्वल टू, मतलब y इक्वल टू x है मेरे पास लाइन की इक्वेशन, तो 1,1 इसके ऊपर आएगा ना, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन को 0 कर रहा है तो उसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे। तो जैसे 2,3 से इसके परपेंडिकुलर गिराओगे तो क्या करोगे, x की जगह पे 2 डाल दो, तो 6 प्लस 12 प्लस वही करना है ना, x की जगह पे 2 डाल देना है, y की जगह पे 3 डाल देना है, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पॉइंट डालो, मॉड लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो डीप परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात बन गई। तो 18, ये कितना बन गया, 18 प्लस 7 25 बाय 5, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। 5 यूनिट्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ आई? इसका डेरिवेशन आपको घर पे करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब मेरे को और 2-3 पॉइंट लिखने हैं, उससे पहले मेरे को एक टॉपिक आपको बताना पड़ेगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये भी समझते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे ये मैं सीखना चाह रहा हूँ आप। ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो हम सीखना चाह रहे हैं। अच्छा देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये एक लाइन L1 है। ठीक है, और ये एक लाइन L2 है मेरे पास। मेरा कंसर्न है कि भाई मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली वो एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। होता क्या है, अगर दो लाइंस के बीच के एक एंगल को आप एक्यूट मानोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो मान लो ये जैसे L1 है, ये L2 है, तो इसको अगर आप एक्यूट मान रहे हो तो दूसरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना, लीनियर पेयर से। तो अगर एक एक्यूट मानोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। अब बेटा स्क्रीन लैग तो नहीं होना चाहिए, जिसको हो रहा है वो बस थोड़ा सा होल्ड करो, अपने आप ही आ जाएगा स्क्रीन ना, घबराओ नहीं, मेरी आवाज आ रही है तो सुनते रहो। तो देयर इज अ लाइन L1 एंड देयर इज अ लाइन L2, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, वो हमें थीटा निकालना है। तो अगर आप एक्यूट निकालना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसमें मॉड ले लेंगे। ठीक है, अगर एक्यूट नहीं निकालना, ऑब्ट्यूज निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मॉड नहीं, मतलब वो वैल्यू जो होगी टैन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर थीटा एक्यूट होगा तो टैन थीटा हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो थीटा एक्यूट पता चल जाएगा। और अगर टैन थीटा नेगेटिव आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई थीटा ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। ठीक है जी, वो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अगर एक एक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूज ही होगा ऑटोमेटिकली। तो आप एक्यूट का बताओ या ऑब्ट्यूज का बताओ, मैटर नहीं करेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में ये मैटर कर जाता है, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, और मेरे को प्रिसाइजली ये वाला एंगल चाहिए, तो ये लाइन है और ये लाइन है, तो उसमें अगर प्रिसाइजली एंगल चाहिए होगा तो हमें ये एक्जैक्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस रीजन में एक्यूट बन रहा है, किस रीजन में ऑब्ट्यूज बन रहा है, मतलब यहाँ पर एक्यूट बन रहा है या यहाँ पर ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये फाइंड आउट करना उस केस में जरूरी हो जाएगा। ठीक है जी, कोई नहीं।
तो अब मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये हमारा θ2 है और ये वाला जो एंगल है ये हमारा θ1 है। ठीक है, दिस एंगल इज θ2, दिस एंगल इज θ1। ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है, थीटा निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इस लाइन की स्लोप है m2 और इस लाइन की स्लोप है m1। जो tan थीटा निकलेगा ना वो एंगल वाले मतलब स्लोप के फॉर्मेट में निकलेगा। तो बेसिकली थीटा इज θ2 माइनस θ1। तो tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan ऑफ θ2 माइनस θ1। तो tan थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2। ठीक है, तो हमारे पास tan थीटा का रिजल्ट आ गया m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. So this is tan theta. So angle between two lines is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. ठीक है, अगर मेरे को एक्यूट एंगल से मतलब है, इफ एक्यूट एंगल इज रिक्वायर्ड, एक्यूट थीटा इज रिक्वायर्ड, तो आप मॉड ले सकते हैं, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। ठीक है, अदरवाइज आप मॉड वॉड कुछ भी मत लो, आप क्या करो m2 minus m1 m2 डायरेक्ट निकालो, tan थीटा इज इक्वल टू m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 डायरेक्ट निकालो, उसकी जो भी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी तो एक्यूट होगा, नेगेटिव आएगी तो ऑब्वियस। हाँ, अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? खुशी कह रही है उसको आवाज कट के आ रही है, वॉइस नॉट क्लियर। ओके, कट कट के ही आ रही है आपकी आवाज। वेट फॉर अ मिनट बेटा। अभी सही हो गया होगा, देखो थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होगा मेरे एंड पे ना, शायद वाईफाई अभी थोड़ा सही चल नहीं रहा है। चलो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, सुनो सब लोग। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर हमें निकालना है तो हमने क्या किया, ये मान लिया ये एंगल थीटा है मेरे पास, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये वाला बड़ा वाला एंगल θ2 मान लिया, ये वाला एंगल θ1 मान लिया, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो स्लोप मेजर होती है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्लोप मेजर होती है। तो जो m2 है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, m2 विल बी tan θ2, तो वो हमारा tan θ2 हो गया। m1 किसके बराबर आ जाएगा, tan ऑफ θ1। ठीक है, तो थीटा किसके बराबर हो गया, θ2 माइनस θ1। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, tan ऑफ θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो tan थीटा हो गया tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1, ये तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है वो लगा दिया। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बात क्लियर हो गई। अगर थीटा एक्यूट रिक्वायर्ड है तो हम इसका मॉड ले लेंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज ही रखेंगे इस फॉर्मूले को। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब एक्यूट एंगल है, अगर नेगेटिव आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, समझ गए ये वाली बात। अच्छा, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें m2 जो है, मतलब मान लो जैसे मैं एग्जैक्ट एंगल निकालने की बात करते हैं, हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट एंगल, हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर एक्यूट एंगल निकालना हो तब तो मॉड ले लो, तब तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट अब एग्जैक्टली निकालना है भाई इन दोनों लाइंस के बीच में क्या एंगल है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। एक चीज जो आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैं यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर मान लो ये जो लाइन की स्लोप m1 है, इस लाइन की स्लोप m2 है, आपने इसके पैरेलल एक लाइन ले गए, मतलब ये वाली लाइन के पैरेलल आपने स्लोप m1 वाली लाइन ले दी और इसके पैरेलल आपने एक और लाइन डाल दी m2, इन दोनों के बीच का एंगल सेम ही रहेगा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। समझते हो ये? भाई इस लाइन के पैरेलल आप कोई भी लाइन डालते रहो, इधर डालो इधर डालो इधर डालो, समझ रहे हो, वो एंगल तो थीटा ही रहेगा ना, क्योंकि वो कौन सा वाला एंगल बन जाएगा,
वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे सारे, समझ रहे हो। तो अगर आप दो लाइंस के पैरेलल कहीं पर भी लाइन लेके जा रहे हो, उनके एंगल आपके क्या रहेंगे, दो लाइन की स्लोप अगर सेम है, वो कहीं पर भी आप ले जाओगे उन दोनों के बीच का एंगल सेम ही रहेगा। वो आपको इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मान लो अब मेरे पास एक लाइन है, तो ओरिजिन पे मैं इसको इंटरसेक्ट करा रहा हूँ। ये स्लोप है मेरे पास √3, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, tan 60 होता है। और ये स्लोप है मेरे पास, इसको M2 बोल देते हैं। और ये स्लोप हो गया M1 विच इज -1। तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे पास, 45 डिग्री हो गया इन क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल आ रहा है एग्जैक्टली 105 डिग्री आ रहा है विच इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो अब मेरे को इस फॉर्मूले में कैसे चेक करना है उसकी बात हम करने जा रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कोई एग्जांपल आ जाता है जिसमें आपको से स्लोप 1/3 दे दे, ठीक है, 4/7 दे दे, जिसका आप डायरेक्टली जज नहीं कर सकते हो कि भाई एंगल क्या होंगे, इसमें तो हमने वैल्यूज वैसी ली हैं जिसमें हम डायरेक्टली जज कर पा रहे हैं। तो करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो भी स्लोप आगे आता है, जैसे आपको ये वाला एंगल अगर फाइंड आउट करना है, अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसमें बड़ी स्लोप हम एक को मानेंगे बड़ी स्लोप और एक को मानेंगे छोटी स्लोप। बड़ी स्लोप जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आगे आती है उसको बोलते हैं, सो दिस इज अ बिगर स्लोप। ये मैग्नीट्यूड से डिसाइड नहीं होगा। मान लो आप अगर ये वाला एंगल निकालना चाहोगे उसमें ये बिगर स्लोप हो जाएगी। अब ये 105 डिग्री आ रहा है तो ये कितना आएगा, ये 75 डिग्री आएगा, ठीक है। इसमें इसको M3 मान लेते हैं, वो सेम ही है बेसिकली -1 है। तो अगर मान लो ये एंगल आप निकालना चाहोगे तो ये बड़ी स्लोप होगी, ये छोटी स्लोप होगी। तो बड़ी स्लोप किसको कंसिडर करते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आगे आती है, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको मैं थीटा मानता हूँ और इसको अल्फा मानते हैं, ठीक है। दोनों निकालेंगे तो थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा आपका किसके बराबर आएगा, जो बड़ी स्लोप है वो M2 है और जो छोटी स्लोप है वो M1 है। तो फॉर्मूला क्या है, M2 - M1 अपॉन M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2। तो M2 मेरा कितना है, √3 माइनस -1 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू -1। तो ये वाली कितनी आ गई बताओ, √3 + 1, और ये आ गया -√3 प्लस, तो नेगेटिव कॉमन निकालो, √3 - 1। तो नेगेटिव आ गया ना, tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, tan थीटा नेगेटिव, मतलब एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज। सो थीटा विल बी ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज। उसके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग। अब इसमें आ जाओ, देखो यहाँ पे क्यूट आएगा। तो इस वाले में अगर जब आप अल्फा निकालोगे, ये वाला एंगल अल्फा अगर मान लेते हैं, तो ये इधर डायरेक्शन में चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में M3 आ रहा है। तो इसका जो tan अल्फा होगा वो बनेगा आपका M3 - M2 अपॉन 1 + M3 M2। देखना ये पॉजिटिव आएगा, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा ना ये क्यूट है या ऑब्ट्यूज है क्लियरली। तो M3 is -1, M2 is √3, 1 plus -1 into √3. So this value is minus of √3 plus 1, माइनस ऑफ ब्रैकेट √3 + 1, यहाँ से नेगेटिव आएगा, √3 - 1, मैं नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो ये टर्म पॉजिटिव आ रही है। तो अल्फा इज एक्यूट। सबको समझ आया नहीं समझ आया बताओ। एक बार फिर से बता दो। सर प्लीज रिपीट। हाँ मैं करता हूँ रिपीट। देखो अभी मैंने आपको ये बताया, सुनो सब लोग ध्यान से, कि अगर मेरे पास दो स्लोप हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आगे स्लोप आएगी उसको हम बड़ी स्लोप मानेंगे, और जो पीछे आएगी उसको हम छोटी स्लोप मानेंगे। तो आपको जो tan थीटा निकालना है वो कैसे निकालना है, एग्जैक्ट निकालना है। अगर अगर ये मान लो कि अब ये दो लाइन को अगर मैं देखता हूँ तो एक एंगल 105 एक 75 है, अगर वो बोलेगा एक्यूट निकालो तब तो आप 75 बोल दोगे, तो क्लियर होगा ना, 75 डायरेक्टली बोल दोगे। बट अगर वो बोलेगा कि भाई एग्जैक्ट बताओ ये वाला एंगल कितना है, जैसे ये दो लाइन है तो ये बता भाई ये वाला एंगल कितना है, तो उसमें ये वाली स्लोप को बड़ा मानना है, ये वाली स्लोप को छोटा मानना है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आगे आ रही है। तो ये बड़ी स्लोप है छोटी स्लोप है, तो फॉर्मूले में क्या करोगे, M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2 कर देना, ठीक है। मान लो ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, इसको बड़ी स्लोप मानना है इसको। तो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, M3 - M2 अपॉन 1 + M2 M3, M3 - M2 अपॉन 1 + M2 M3। अब उसमें क्या ध्यान में रखना है भाई, पॉजिटिव आएगा, tan थीटा पॉजिटिव आ गया तो एक्यूट होगा, tan थीटा नेगेटिव आएगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, पता नहीं क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा मैं। अब समझ आया। यस सर।
जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो एक बार नोट्स पढ़े, सिंपली समझ आ जाएगा, और रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है, कोई घबराना नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आते हैं। तो ये तो किसी एक आधे क्वेश्चन में यूज होगा, अब जो ज्यादा यूज होने वाला है उस पर आते हैं। अब जैसे मैंने ये देख लिया कि मान लो मेरे पास दो लाइन है, एक की स्लोप m2 है और एक की स्लोप m1 है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमने रिजल्ट क्या फाइंड आउट किया भाई, tan थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1, अगर एक्यूट एंगल की बात करें, अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। या मॉड नहीं भी लगाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्लियर है कि भाई क्या सीन है। अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, प्रोवाइडेड m2 इज इन m2 इज अहेड ऑफ m1 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा कंसर्न है, मान लो दो लाइन पैरेलल हो जाए तब क्या होगा। अब दो लाइन अगर पैरेलल हो जाती हैं तो क्या होगा जी, m1 और m2, मान लो दो लाइन पैरेलल होगी, तो क्या होगा, अगर m1 m2 दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा या पाई होगा। अगर सेम डायरेक्शन में तो जीरो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पाई होगा। तो tan पाई या tan जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो हमने फॉर्मूला में लगाया, तो हमारे पास आ गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल their slopes are equal, that is m1 is equal to m2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी तब क्या होगा। तो मान लो जैसे ये m1 है और ये m2 है, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, tan 90 मान लेते हैं, हमारे पास आ गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो ये तो नॉट डिफाइंड है, तो tan 90 प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को जीरो होना पड़ेगा। भाई ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो उससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू जीरो। तो रिजल्ट बनेगा m1 m2 इज -1, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आ गया, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है उनकी स्लोप क्या होगी, -1। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था कि भाई जो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मान लो मैंने बोला राइट अ लाइन पैरेलल टू दिस, लाइन पैरेलल टू जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसको L1 बोल देते हैं। तो वो क्या होगा, जब लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप बराबर होती है, तो स्लोप ये वाला पार्ट डिसाइड करता है, जो लीनियर पार्ट है इन एक्स एंड वाई, दिस विल डिसाइड द स्लोप। सो हम इक्वेशन लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। बस हमें कांस्टेंट चेंज कर देना है, क्योंकि भाई अब देखो इसकी स्लोप देखिए आप, इसकी स्लोप कितनी आ रही है, -a/b। इसकी स्लोप कितनी आ रही है, -a/b। तो दोनों की स्लोप बराबर तो है, पैरेलल ही तो होंगे। बस सी की जगह लैम्डा क्यों कर दिया, क्योंकि पैरेलल लाइन चाहिए, वही लाइन थोड़ी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सी लिख दोगे तो दोनों लाइन तो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। हमें कोइंसिडेंट लाइन नहीं चाहिए ना, हमें तो पैरेलल लाइन चाहिए। सिमिलरली इफ आई से L1 is ax plus by plus c is equal to 0 and I want a line perpendicular to L1, तो मेरे को एक लाइन चाहिए which is perpendicular to L1। तो उस केस में क्या करेंगे, तो स्लोप हमारी कितनी आएगी, ax प्लस बी वाई प्लस, देखो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट क्या है उसका, फिर वो स्लोप से हम वेरीफाई कर लेंगे। उसमें क्या करना है, एक्स और वाई, क्योंकि अब स्लोप परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 करना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई विद द नेगेटिव साइन। तो उसका शॉर्टकट है इंटरचेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किसी के साथ भी, किसी एक के साथ लगाना है, मतलब विद अ लिखा हुआ है इसलिए। तो आएगा bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0।
लैम्डा लिख लो, के लिख लो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कांस्टेंट अलग से आएगा ना, उसके लिए वो कंडीशन देगा। ठीक है, तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब आप चेक कर लो कि इसके परपेंडिकुलर हो रही है कि नहीं हो रही है। इसकी स्लोप आ रही है आपके पास माइनस ए बाई बी, इसकी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोएफिशिएंट, तो बी बाई आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, m1 m2 कितना आ रहा है, माइनस ए बाई बी इंटू बी बाई ए, क्या वैल्यू आ रही है, -1। ठीक है, तो इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई विद द नेगेटिव साइन। समझ आ गया, ये यहां तक समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन, ऑल क्लियर करो। हो गया सबका, चलो ठीक है, प्रॉब्लम से आते हैं। तो अभी तक हमने कुछ प्रॉब्लम किए नहीं, आई गेस एक दो प्रॉब्लम किए होंगे इसके, लोकस के किए होंगे ना लास्ट क्लास में। कितने क्वेश्चंस हो गए बताना एक बार मुझे, मेरे को ध्यान में नहीं है। 5 क्वेश्चंस हो गए, 5 तो लास्ट क्लास में हमने कर लिए थे। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम 6, अभी हमारी दो चीजें बची हुई हैं इसमें, जो टेस्ट के कोर्स में है वो कल मैं बता दूंगा। एक है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म, और एक है ऐसे लाइन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद अ गिवन लाइन, ऐसे करके एक छोटा सा टॉपिक है। चलो प्रॉब्लम 6, अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आप आज कुछ और आगे बढ़ पाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो हमने पढ़ा है ना अभी तक उसी के ऊपर बेस्ड है, इजी इजी से क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एंड पासेस थ्रू 5 - 6। करो भाई जल्दी से। Find the equation of line which is parallel to 3x minus 2y plus 5 equal to 0 and passes through 5 - 6. जल्दी जल्दी बताओ भाई। अभी तुम कैलकुलेशन भी सही नहीं करते हो यार। कोई कुछ बता रहे हो, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। -27 आएगा। इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो क्या करोगे, ये स्लोप वाला पार्ट है ना, तो 3x - 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिखो। अब इससे पास कर रही है पॉइंट, इसको सेटिस्फाई कराएगा, अभी तो बताया था। कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे अगर लाई करता है उसको सेटिस्फाई कराएगा, तो पुट कर दो 15
प्लस 12 देख रहे हो ना, 15 प्लस 12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा कितना आ जाएगा -27। अब लैम्डा -27 यहाँ रखो ना, ये आएगा पता नहीं, ऐसा इतना फिसल्टी सा क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो। आधे बच्चों का पता नहीं वो परपेंडिकुलर निकाले जा रहे हैं भाई, इसमें ये पैरेलल बोला हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। पैरेलल में क्या होता है, स्लोप सेम रहती है ना, अभी तो बताया था ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा लिख देना, स्लोप सेम रहती है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of line segment joining point find the equation of perpendicular bisector of line segment joining point 2, 3 and 6, -5। स्क्रीन लैग कर रही है, ओके। जिसकी स्क्रीन लैग कर रही है वो थोड़ा सा वेट करो, अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, तो थोड़ा वेट, हैव पेशेंस। स्क्रीन इज नॉट हैंग, अब देखो हो तो रहा है, ठीक चल रहा है स्क्रीन तो। अभी दोबारा शेयर किया, अभी आप जिसको हैंग हो रहा है वो सुनो मेरी बात, आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ए इज 2, 3 एंड बी 6, -5। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे अपने पास एक पॉइंट है ए विच इज 2, 3, ठीक है, एंड बी ए 6, -5, प्रिसाइजली ड्रॉ करने की इनको जरूरत नहीं है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसे पास करेगा, लाइन के परपेंडिकुलर होगा और मिड पॉइंट से बाइसेक्टर समझते हो ना, इसको बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, इसको ओ मान लेते हैं, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। 6 + 2 8/2 इज 4 और 3 - 5 इज -2/2 -1, समझ गए, ये 4, -2 आ गया। अब स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो आप, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, 3 - -5/2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो आ जाएगा 8/-4 विच इज -2।
तो अब स्लोप ऑफ ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, m1 m2 -1 होता है ना। तो अगर जैसे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी तो नेगेटिव रेसिप्रोकल भी बोलते हैं उसको, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लो तो 1/2 आ जाएगा। बाकी आप सोच सकते हो 1/2 × -2 इज -1, ठीक है। तो स्लोप इज हाफ। अब पॉइंट हमें पता है 4, -1, तो y + 1 y - y1 = m × x - x1 होता है ना, तो हाफ × x - 4 तो जाएगा 2y + 2 = x - 4, so x - 2y - 6 = 0। आगे समझ आ गया सबको? ऑल क्लियर करो एक बार। हाँ विधि AP स्क्वायर = BP स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट आप थोड़ा अभी मतलब ऐसे सोचो ना, डायरेक्ट सिंपली सोचो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो मिड पॉइंट लेते हैं और स्लोप m1 m2 -1 करके स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 7। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y = x with ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। दो पार्ट है इसमें। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन y = x with x - y + 4 = 0 and y = x²। एक सी भी बना लेते हैं। तीन पार्ट बना देते हैं इसको, ठीक है। करो करो जल्दी से। हाँ फर्स्ट में नो पॉइंट आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए।
देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी निकालना होता है किसी भी दो कर्व्स के बीच में, तो उन दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे ए पार्ट में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक तो है y इक्वल टू एक्स प्लस फोर, इस y को उधर ले गया, और एक है y इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x इक्वल टू एक्स प्लस फोर, 0 इक्वल टू 4, विच इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल है इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा। भाई दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कराओगे तो इंटरसेक्शन आना चाहिए ना। इसको हम ऐसा बोलेंगे नो मतलब नो सोल्यूशन और नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे एक बच्चे ने 0,0 जीरो नहीं, 0,0 किसी और का है, जीरो नहीं लिखना है इसमें, तो जीरो का मतलब तो ओरिजिन हो जाएगा ना, तो जीरो नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा बी के साथ देखते हैं, तो बी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको x के बराबर कर दोगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो इससे x के कोऑर्डिनेट निकल गए। तो जब x जीरो होगा तो y भी जीरो होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, और x इक्वल टू टू होगा तो y भी टू होगा। तो बी पार्ट के साथ दो इंटरसेक्शन आएंगे, 0 0 और 2,2। ठीक है, तो पैराबोला है, पैराबोला लाइन के साथ दो इंटरसेक्शन दे सकता है मैक्सिमम। सी पार्ट में क्या है, y इक्वल टू एक्स है एंड x प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो है। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है हमें। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स इसमें पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 2x प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो x आ जाएगा -2 और y भी आ जाएगा -2, तो इसमें पॉइंट आ जाएगा -2, -2। इंटरसेक्शन निकालना आ गया सबको, कैसे निकालना है? ठीक है, नेक्स्ट देखो। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, one side of a rectangle lies on the line 4x plus 7y plus 5 is equal to 0। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। Two of its vertices are -3 1 and 1, 1। Find the equation of other three sides। करो, ट्राई करो। बन रही बात? करो, ट्राई करो।
ये सही नहीं है अमंग। y इज इक्वल टू 5 भी सही नहीं है। 7x minus 4y plus 25। ये एक लाइन है, वो और निकालनी है आपको। y इज इक्वल टू 1 नहीं आएगी, रेक्टेंगल है ना क्योंकि। तो देखो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास क्या है, जैसे एक लाइन तो है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहले ये देखो, ये 2 पॉइंट इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 1,1 तो इस पे आ नहीं रहा, -3,1 इस पे आ रहा है, तो ये -3,1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये a हो गया, ये b मान लेते हैं इसका, ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिया हमने, ठीक है, c और d, तो ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज अगर मान लो, अब आपके पास कंसर्न आएगा 1,1 b तो हो नहीं सकता, तो 1,1 या तो यहाँ पर आएगा या 1,1 यहाँ पर आएगा, ये कंसर्न आएगा हमारे पास, है ना। तो अब गड़बड़ क्या है कि अगर 1,1 ये हो गया, डी पर आ गया, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1, क्योंकि y का दोनों का कोऑर्डिनेट 1 हो गया ना, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगी, और इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस लाइन की स्लोप कितनी है, -4/7, तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी इसकी स्लोप तो क्या होनी चाहिए, 7/4 होनी चाहिए। नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप लिखने के लिए जल्दी से जल्दी आप क्या करो, m to -1 होना चाहिए, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो उसका, तो 7/4 होगी। तो अगर 1,1 इधर आ गया, तो इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप तो 0 हो जाएगी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो एक की 0 और 7/4 तो हो नहीं सकती, इसका मतलब है 1,1 यहाँ पर नहीं आएगा। अगर 1,1 यहाँ पर आ गया तो इस लाइन की स्लोप 0 हो जाएगी, इसका मतलब है 1,1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया तो 0 हो जाएगी, यहाँ पर आएगा तो इस सी ए की स्लोप 0 होगी, तो कोई दिक्कत नहीं उससे, तो ये 7/4 इसकी स्लोप होनी चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब इसकी स्लोप होगी -4/7। अब ए टी की क्या इक्वेशन आएगी, मैं पूरी डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, बस सिंपली लिख देता हूँ, y-1 इज इक्वल टू 7/4 इंटू एक्स प्लस 3, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है ना, तो ये आ गया। m ऑफ बी सी कितना आएगा, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, y-1 इज इक्वल टू 7/4 इंटू एक्स माइनस 1। m ऑफ सी डी कितना आएगा, y-1 इज इक्वल टू -4/7 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये 3 लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बताओ भाई, समझ आया नहीं समझ आया। इस क्वेश्चन में ये कैच था, ये सी की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी थी, वो सी की पोजीशन ऑपोजिट टू ए आएगी। ठीक है, अच्छा मैं टेस्ट का कोर्स आज के लिए इतने कर रहे हैं, कल हम स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे, वो भी आएगा टेस्ट में, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास कल की थोड़ी सी हमारी मिस हो गई, तो डोंट वरी, आप पढ़ाई करते रहे अपना, जितना टेस्ट का कोर्स है वो तो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। कल हमारी एक इवनिंग में भी क्लास होगी, उसमें मैं रिवीजन रखूंगा, ठीक है। तो कल इवनिंग की क्लास में हम रिवीजन रख लेंगे इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन का। ट्रिग्नोमेट्रिक तो मेरे को लगता है सबको आ गया होगा, तो जो टेस्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। ट्रिगो रेशियो वाला चैप्टर आएगा, इक्वेशन वाला नहीं आएगा, तो पहला चैप्टर तो ये है। दूसरा पॉइंट है, जो आपके पैकेज में पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो वाला चैप्टर है। थर्ड स्ट्रेट लाइन के मैं आपको पेजेस लिख के दे रहा हूँ पैकेज के हिसाब से, जिसके पास पैकेज नहीं है भाई वो इशू करवाए या कहीं से भी उसकी फोटोकॉपी वगैरह अरेंज करे। तो पेज नंबर 29 से लेकर पैकेज जो है हमारा, उसमें पेज नंबर लिखे होंगे नीचे ना साइड में। इसमें जो बीच में टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है ना, वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जो जो मैंने पढ़ा है वो सब पढ़ लेना, ठीक है। तो जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन बस यहाँ तक है, पेज नंबर 41 तक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इसका आखिरी टॉपिक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो कम से कम एक्सरसाइज 1 कर लेना, जितने टॉपिक आपने उसके कर रखे हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट का कोर्स है, तो टेस्ट मतलब ऐसे ही हो सकता है, इंटीजर टाइप पूरा टेस्ट है आपका, जैसे लास्ट टाइम आया था।
ग्राफ पे किसको प्लॉट करना चाहते हो आप? इसको डायग्राम को? नहीं, ग्राफ पे क्यों, मतलब उसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो। आपको अगर क्वेश्चन को जल्दी करना है तो हमने प्रिसाइजली कहाँ बनाया, बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रिसाइजली नहीं बनाओगे, तो ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, क्लियर है सबको? टेस्ट का कोर्स क्लियर है? ट्रिगो रेशो, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पूरा पैकेज से करो आप सब लोग, ठीक है, रिवाइज वगैरह जो भी है। स्ट्रेट लाइन और 29 से 41 पेज पे थ्योरी है इसकी, और कम से कम एक एक्सरसाइज आप जरूर कर लेना इसकी, ताकि आपसे पेपर में क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, और जो आपकी प्रीवियस कॉपी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ, असाइनमेंट बनाओ, मतलब पैकेज को करो ताकि आप वहां से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज कर देना। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मैं रिप्लाई कर दूंगा कल तक। डाउट्स थोड़े मैं कम रिप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास, बट वैसे इन जनरल क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करते हैं, आई विल रिप्लाई। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ गुड डे।